हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज मैं आ गया हूँ विज्ञान कक्षा 8 का एक और चैप्टर को लेकर के, और ये है अध्याय नंबर 10 ध्वनि। तो इसके पीछे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं कक्षा 8, 9, 10 के। उन सारे वीडियोस को तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर सारे वीडियोस के लिंक भी हैं। कुछ वीडियोस खरीद भी सकते हो, पीडीएफ्स भी हैं, वो डिस्क्रिप्शन जाकर के चेक कर लेना। तो यहां पर बच्चों मैं बता दूं कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके अर्थ को समझने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उन सारे क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कंपटीशन के लिए हमारे चैनल से पढ़ते हैं, उनके लिए भी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहां पर जितने सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे उन सारे क्वेश्चन आंसर को भी मैं करा रहा हूं। तो भाई यदि आप कंपटीशन के हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि क्लास पीरियड समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्राय यह पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। यहां पर बात कर रहा है भाई ध्वनि की। अब जैसे तुम वीडियो को देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, तो मोबाइल में जो स्पीकर है, स्पीकर से एक ध्वनि निकल रहा है जो कि तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, तब तुम मेरी बातों को सुन पा रहे हो। और हम लोग खुद ही जान रहे हैं कि हम अपने अगल बगल की सारी चीजों को 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। उसी में एक क्या है, हमारा कान है, जो कि ध्वनि को क्या करता है, अनुभव करता है। तो अब बात आती है कि भाई अब ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, कहीं ध्वनि उत्पन्न होता है तो हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है, इन सब चीजों को इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो ध्वनि से तुम सब वाकिफ हो, जैसे अभी भी तुम अपने कानों से ध्वनि को ही सुन रहे हो। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उससे सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? भाई ये सारी चीजें जो वर्णन की जा रही हैं, इनमें बस एक ही चीज होता है, वह है ध्वनि। ध्वनि से ही हमें पता चल रहा है कि अभी घंटी लग गई है, नया क्लास होने वाला है। ध्वनि से ही पता चलता है कि कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। ध्वनि से ही पता चलता है कि कोई चल कर के हमारे पास आ रहा है या हमारे से दूर आ रहा है। पदचाप जो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से देखोगे कि ध्वनि हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। चलो, ध्वनि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती है, यानी कि ध्वनि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों का एक सूची बनाइए। और क्या बोल रहा है, अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियां सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? अब यहां तक जो हम लोगों ने बात किया, ध्वनि की बात की, तो यदि मैं बात करूं भाई कि ध्वनि क्या है, तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। जैसे हम लोग प्रकाश को कैसे परिभाषित करते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें आंखों में देखने की संवेदना जिसके कारण हमें आती है, वैसे ही ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण कानों में हमें सुनने की संवेदना आती है और हम किसी चीज को सुन पाते हैं, तो वह ध्वनि है। ठीक है, तो अब ये ध्वनि ऊर्जा का रूप है। कैसे अब ये उत्पन्न होता है, ये हमारा नया क्वेश्चन है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है। यदि तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, तो सीधा सीधा इसका आंसर है कि जब कहीं कंपन होता है, जब कहीं कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। यानी ध्वनि उत्पन्न होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है किसी चीज में कंपन होना। जैसे कि मान लो यहां पर एक तुम देख सकते हो बॉटल है। बॉटल में यदि मैंने यहां पर इससे आवाज किया, तो यहां पर इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? कंपन उत्पन्न हो रहा है। और इस कंपन से ध्वनि क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब बात करें कहीं भी ध्वनि जो उत्पन्न हो रहा है वह कैसे उत्पन्न हो रहा है? कंपन के द्वारा।
यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जो ध्वनि है वह जहां से निकलता है और जहां उसको पहुंचना होता है तो वह किसी माध्यम से होकर के वहां पहुंचता है। ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, तो भाई ध्वनि को हम अपने कानों के द्वारा सुन पाते हैं। कुछ ध्वनियां दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। तभी तो एक दो बातें मैंने बताई, अभी बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो देख सकते हो कुछ वाद्य यंत्रों को यहां पर दिखाया गया है, तबला है, सितार है, बांसुरी है, ठीक है, ये कुछ यहां पर क्या है, वाद्य यंत्र है। अब देखो हम लोगों ने जैसे बात किया कि सबसे पहला तो प्रश्न ये उठता है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है, तो ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। यानी हम लोगों ने समझा कि जब भी कंपन होता है तब ध्वनि वहां उत्पन्न होता है। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि वहां कोई कंपन नहीं हो रहा है। अब तुम सोचोगे कि सर ये कंपन क्या होता है। कंपन कहने का मतलब है कि जब कोई भी चीज किसी बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे इस तरीके से हिलना शुरू कर दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। मतलब एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे कोई वस्तु होना शुरू करे तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। या ऊपर नीचे भी हो सकता है, तब भी हम लोग बोलेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो पुनः छूकर देखिए। बिल्कुल, जब यहां तुम घर में भी अपना एक उदाहरण ले सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ग्लास है और चम्मच है, तो ग्लास पर तुम पहले ग्लास को छू करके देखो तो देखो कि ग्लास स्थिर है। फिर जब चम्मच से तुम मारोगे तो देखोगे कि वहां पर वह कंपन कर रहा है, और उस कंपन को तुम क्या कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? जी हां, यदि वहां पर कंपन हो रहा है तो हमें ध्वनि भी सुनाई जरूर पड़ेगा। धातु की एक प्लेट लीजिए, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए, क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कड़ाही को धीमे से अपने अंगुली से छूकर देखिए, आप कंपनों का अनुभव करते हैं। तो ये देखो, ये जो यहाँ पर एक क्रियाकलाप किया जा रहा है तो बहुत आसान है। घर में जाओगे, पतीला लोगे, लटका दोगे और टन से इसको मारो। धातु का होना चाहिए, याद रखना। तो धातु का होगा तो बड़ा अच्छा ध्वनि वहां पर उत्पन्न होगा। तुम छू करके देखोगे तो यहां पर कंपन तुम्हें महसूस होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोगों ने अभी तक एक प्रश्न का हल ढूंढ लिया है कि भाई ध्वनि कैसा उत्पन्न होता है। तो जब भी वस्तु कंपमान होता है, जब भी कहीं कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। अब तुम देखोगे कि हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड है यहां पर कंपन हो रहा है, और यहां से कंपन जब हो रहा है तो यहां से क्या निकल रहा है, ध्वनि। तो ध्वनि तुम्हें पता है कि हमारे शरीर में कैसे निकलता है, यहां से निकलता है। ये मुंह से ध्वनि नहीं निकल रहा है, मुंह से मैं इधर ऐसे जीभ को, दांत को, ओठ को ऐसे हिला रहा हूं, बस ध्वनि यहां से निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे, फिर इसे छूकर देखिए तो इस प्रकार से देखोगे, जब भी कंपन होगा तभी ध्वनि तुम्हें सुनाई देगा। जैसे ही कंपन बंद होगा ध्वनि भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे अभी देखना, ध्वनि बंद हो गया ना, अभी ध्वनि चल रहा है। इसका मतलब है अब तुम कैसे ही इसको अनुभव करोगे। तो देखो, तुम मोबाइल से पढ़ रहे हो, थोड़ा मोबाइल के स्पीकर पर अपना उंगली रखो, तो जब भी ध्वनि आएगा तो स्पीकर में कंपन होगा, और जब ध्वनि बंद हो जाएगा तो स्पीकर में कंपन नहीं होगा। रबड़ का एक छल्ला लीजिए, इसे चित्र 10.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तनित रबड़ के बीच 2 पेंसिल लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में खींच कर छोड़ दीजिए।
क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देगा? बिल्कुल, इस तरीके से तुम रबर को भी खींचोगे तो ध्वनि तो सुनाई देगा ही। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपन हो रहा है। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने को कंपन कहते हैं। अब एक और नया यहां से क्वेश्चन आता है कि भाई कंपन किसे कहते हैं? तो जब कोई भी वस्तु या कोई भी कण किसी एक बिंदु के आगे पीछे दोलन करता है या ऊपर नीचे दोलन करता है, तो उसे हम कहते हैं कि वहां पर वह वस्तु कंपन कर रहा है या वह कण कंपन कर रहा है। तो यहां से क्वेश्चन उठता है कि भाई कंपन किसे कहते हैं, वाइब्रेशन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम लोग क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। ठीक है, तो कोई एक वस्तु है अपना माध्य स्थिति के आगे पीछे इस तरीके से हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहें कि वहां पर कंपन हो रहा है। जब कसकर तनित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित प्लग करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। अब इस कंपन को हम लोग खुद देख भी सकते हैं, जैसे रबर को बोल रहा है, रबर को खींच करके उसको बीच से उसको हम लोग खींच के फिर छोड़ेंगे तो देखेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है? कंपन होगा और उस कंपन से ध्वनि निकलेगा। वह ध्वनि हमें सुनाई भी पड़ेगा और कंपन को तुम अनुभव भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। आप क्या ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छूकर देखिए, क्या आप थाली को कंपित होता हुआ अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए, क्या आप वहां पर कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा एक प्रयोग है जिसे तुम कर सकते हो। क्या करना है? एक थाली लेना है, उसमें पानी रखना है और टन से उसको फिर मार देना है साइड में, तो तुम देखोगे यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। तुम देखोगे कैसे यहाँ पर ये जो पानी है उसमें कंपन दिख रहा है, कंपन भी दिखेगा, आवाज भी आएगा। यदि तुम थाली को पकड़ लेते हो तो वह कंपन वहां पर धीरे धीरे शांत हो जाएगा, फिर कोई भी आवाज नहीं आएगा। तुम्हें यहाँ पर जल में तरंग भी देखने को मिलेंगे और यदि तरंग देखना है तो फिर एक पत्थर लो, जाकर के तालाब में डाल दो, तो फिर वहां पर भी तरंग देखने को तुम देखोगे तरंग को। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि कंपयमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है, तो समझ गए। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि कुछ कंपन तो हमें दिख रहे हैं, कुछ कंपन हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक वर्ड आ गया, आयाम किसे कहते हैं। तो जो ध्वनि तरंग होता है उसमें ये वर्ड आता है आयाम। तो जिसका आयाम ज्यादा होता है, जिन ध्वनि तरंगों का, उसको प्रबल ध्वनि कहते हैं, और जिन ध्वनि तरंगों का आयाम कम होता है उसे दुर्बल ध्वनि कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि प्रबल जो ध्वनि होता है उसका आयाम क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। नारियल का एक खोखला लेना है और उसे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से ही बना सकते हैं। तो देखो ये एक तारा बनाने के लिए यहाँ पर बता रहा है। सुपरिचित वाद्य यंत्र की एक सूची बनाइए और इसे कंपमान भावों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, शेष आप पूरा करिए। अब देखो, अब हम काफी यहाँ पे अच्छे से अब कंपन को समझ सकते हैं। जैसे वाद्य यंत्रों की बात कर रहा है, वाद्य यंत्र क्या होंगे? यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि कुछ वाद्य यंत्र तुम जानते से वीणा का बात कर रहा है, तबला का बात कर रहा है। तो तबला तो तुम जरूर देखे होगे। तबला में क्या होता है कि तबला में यहाँ पर जो झिल्ली होती है वो तानी जाती है, उसी पर आवाज किया जाता है।
तो तबला क्या है, तबला में तनी हुई झिल्ली पर आवाज मतलब उस पर कंपन कराया जाएगा तो वह क्या होगा, ध्वनि प्रकट होगा। इसी प्रकार से जो वीणा है, वीणा देखोगे कि तनित डोरी होती है, डोरी तो नहीं बोलेंगे, तार बोलेंगे। तो ये जो तनित तार है जिससे बजाया जाएगा, या फिर तुम्हारा गिटार है उसमें भी तनित तार होगा, उसको बजाने से फिर क्या निकलता है, ध्वनि निकलता है। तो भाई ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि तबला में जो आवाज है वो कैसे निकलता है, तो तनित झिल्ली के द्वारा। अब इसी प्रकार से कुछ वाद्य यंत्र यहां पर लिखे हुए मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा तुम एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे बांसुरी, बांसुरी में वायु स्तंभ होता है, उसमें कंपन होगा तो क्या निकलेगा, सुरीला ध्वनि निकलेगा। ढोलक है, तबला है, इसमें तनित झिल्ली होता है। फिर तुम्हारा सितार है, सारंगी है, और फिर तुम्हारा गिटार है, इसमें क्या होता है, इसमें तनित तार होता है, जिसको तनित तार को क्या किया जाता है, कंपन कराया जाता है अलग अलग तरीके से, तो मृदु ध्वनि, बहुत अच्छी अच्छी ध्वनि वहां से निकलती है। इसी प्रकार से जो मृदंग हो गया, ढोलक हो गया, तबला हो गया, उसमें क्या होता है, तनित झिल्ली होता है जिसको फिर बजाया जाता है और नए नए ध्वनि को निकाला जाता है। अब हारमोनियम में कैसे निकलता है, तो हारमोनियम में धातु का पत्ती होता है जिसमें कंपन होता है और ध्वनि निकलता है। तो यदि तुम इस पूरे चार्ट को देखोगे तो तुम देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपन किया जा रहा है और कंपन से ध्वनि निकल रहा है। संभवतः आपने मंजीरा, झांझ जो बजाया जाता है, ठीक है, घटम तथा नूट, मिट्टी का बर्तन तथा करताल देखा होगा। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। जहां भी कीर्तन होता है वहां देखोगे कि ये सारा मंजीरा, झाल, ये सब बजाया जाता है। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। तो ये है क्वेश्चन एक और, कि वाद्य यंत्रों से हम लोग जो ध्वनि निकालते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है, तो उन्हें पीटा जाता है, उन पर आघात किया जाता है, जिससे उनमें कंपन होता है और ध्वनि निकलती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम जिससे मैंने बताया, आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं, बिल्कुल। हम भी लोग भी एक, देखो यही है मंजीरा, यहां देख सकते हो, ये देखा होगा तुमने, ठीक है। तो हम लोग भी वाद्य यंत्र बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो वाद्य यंत्र बनाने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, कुछ खास नहीं है, ये शीशा का ग्लास लिया गया है, इसमें पानी अलग अलग मात्रा में भरा गया है। फिर देखोगे यदि तुम इसमें टन टन की आवाज करोगे तो ये अलग अलग आवाज होगा, जिसमें कम पानी है और जिसमें ज्यादा पानी है उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होगा वह काफी अलग होगा, उसका बात अलग, मतलब उसका क्वालिटी अलग अलग होगा। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है। ये भी बात है कि भाई जब हम सितार को बजा रहे हैं, वीणा को बजा रहे हैं, या फिर और जो भी इस तरीके का तार वाला है, जैसे सारंगी हो गया उसको बजा रहे हैं, या फिर गिटार को बजा, सब में अलग अलग ध्वनि निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ तार का आवाज नहीं निकल रहा है, उस तार से जुड़ा हुआ जो वाद्य यंत्र है उसमें भी कंपन हो रहा है। इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंग की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं। तो ये सब वर्ड याद रखना। जो मृदंग है उसमें कौन सा चीज से आवाज निकल रहा है, उसके झिल्ली पर आघात किया जा रहा है। सितार है उसके तार को बजाया, कंपन कराया जा रहा है। इस तरीके से ये सारी बातें लिखी गई हैं और मुझे लग रहा है काफी चीज तुम समझ गए होगे यहां तक। बहुत सारा क्वेश्चंस तो नहीं बन रहा है लेकिन चीजों को तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे। अब यहां से भाई क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि यदि हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में अब ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो कैसे होती है। तो कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपन का अनुभव होता है? बिल्कुल, अपने कंठ पर हाथ को रखो और कुछ बोलो तो तुम देखोगे यहाँ कंपन तुम्हें महसूस होगा।
तो मैंने अभी तुरंत बताया कि आवाज यहां जीभ, ओठ और तालू से नहीं निकल रहा, आवाज यहां से निकल रहा है, ये ध्यान देना। मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। भी एक क्वेश्चन यहां से बन रहा है तुम्हारा कि हमारे में जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वह किसके द्वारा, तो या तो वाक यंत्र कहेंगे या तो उसको कंठ लैरिंक्स का नाम देते हैं। लैरिंक्स के द्वारा क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार के खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। ये जो उठा हुआ भाग यहाँ पर बोल रहा है, यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। कहां पर होता है, तो जो हमारा श्वास नली है उसके ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है, झीरी बनी होती है। झिल्ली मैं बोल रहा हूं, झिल्ली तो ये अपने आप में है। तो ये देखो वाक तंतु देख सकते हो, यहां देखना, ये देखो ये वाक तंतु तुम्हें यहां दिखाई दे रहा है। इस वाक तंतु में यहां पर बीच में खाली स्थान है। इसी खाली स्थान से होकर के हवा निकलता है। तो वही बोल रहा है वाक यंत्र कंठ के आर पार दो वाक क्या बोल रहा है, तंतु इस प्रकार तनित होते हैं। ये वाक तंतु तनित है, यहां देख सकते हो, जिसके बीच में जगह रहता है जिसमें वायु निकलता है। इसी से वायु तुम्हारा निकलता है, जिसके कारण यह कंपन होगा और उससे हमारे कंठ में क्या निकलता है, ध्वनि निकलता है। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि भाई कंठ से ध्वनि मतलब इसका पहले संरचना कैसे है और उसके बाद ध्वनि कैसे निकलता है। तो संरचना ने मैंने बता दिया कि यहां पर दो वाक तंतु लगे होते हैं जिसके बीच में कुछ खाली स्थान होता है। अब ये ध्वनि कैसे निकलता है, तो इसमें से जब हवा निकलती है तो वही बोलता है, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक इसी ये जो बीच का जो झीरी बोल रहा है या खाली स्थान बोल रहा है उससे जब हवा बाहर निकलता है तो वहां वाक तंतु में कंपन होगा। किसमें कंपन होगा बच्चा लोग, वाक तंतु में कंपन होगा। यही क्वेश्चन बोलेगा, तो वाक तंतु में कंपन होगा। ये देखना, वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये क्वेश्चन आएगा, ध्वनि कहां से निकलता है, तो लैरिंक्स से निकलता है या कंठ से निकलता है। अब बोलेगा ध्वनि किसके कंपन के कारण निकलता है, तो वाक तंतु के कंपन के कारण निकलता है। फिर क्वेश्चन बोलेगा कि वाक तंतु कितना होता है, तो दो होता है वाक तंतु, जैसे तुमने देखा, जिनके बीच में खाली स्थान होता है जिससे जब हवा निकलता है बाहर की ओर तो वहां कंपन होता है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। अब वाक तंतु से क्या जुड़ा होता है, मांसपेशी जुड़ा होता है जो तंतुओं को क्या करता है, या तो ढीला छोड़ता है या उसको तना हुआ बनाता है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या फिर उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, इस प्रकार से तुम देखोगे जब वाक तंतु तनित होगा या ढीला होगा तो उससे अलग अलग प्रकार का अलग अलग गुणता का ध्वनि निकलेगा। तो वाक ध्वनि से भिन्न होता है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। तो जब वाक तंतु ढीला और मोटा होगा या फिर जब वाक तंतु क्या होगा, तनित होगा, तो उसमें जो ध्वनि निकलेगा वो अलग अलग प्रकार का ध्वनि निकलेगा। आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। अब हम लोगों को वाक तंतु कैसे कार्य करता है उसको यहां पर देखना है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्रियाकलाप 10.6 की ओर और यहां देखते हैं किस प्रकार से जो हमारा कंठ का वाक तंतु है वह कार्य करता है। तो यहां पर बोलता है समान साइज के रबर की दो पट्टी लेना है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कस के तान करके पकड़ लेना है। अब इनके बीच
थोड़ा सा दरार रखना है और उसमें हवा फूंकना है। जब तनित रबड़ की पट्टियों के बीच में हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ये देखो इस तरीके से करना है, ये रबर की दो पट्टियां हैं, उसको तान करके रखना है और यहां से फूंकना है। तो यहां पर क्या निकलता है? ध्वनि निकलता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे कंठ में भी ध्वनि निकलता है, उसके लिए क्रियाकलाप यहां पर बताया गया है। तो देख सकते हो यहाँ इस तरीके से भी बना करके तुमने ये प्रयोग किया भी होगा कई बार। तो ऐसे फूकोगे तो तुम्हारा ध्वनि यहाँ पर निकलेगा। ये देखो ऐसे जैसे बच्चे ने लगा करके फूका है, ऐसे भी ध्वनि निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। क्या बोलता है? पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर है 20 मिलीमीटर। महिलाओं में इसकी लंबाई कितनी होती है? आंसर है 15 मिलीमीटर। बच्चों में वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है। इस प्रकार से कंपैरिजन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें वाक तंतुओं की लंबाई बड़ी होती है? तो आंसर है यह पुरुषों में बड़ी होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां बनता है। अब बात आती है कि भाई ध्वनि कैसे संचरण करता है? तो इसका उत्तर है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम क्या है? जैसे यहां पर देख सकते हो हवा क्या है? एक माध्यम है। तो माध्यम जिसके द्वारा ध्वनि चलता है वही क्या है? यहां पर माध्यम कहलाएगा। जैसे ठोस, द्रव और गैस, ध्वनि तीनों माध्यमों में संचरण करता है। तो ये क्वेश्चन है कि ध्वनि कहां चलता है? तो आंसर है ध्वनि किसी न किसी माध्यम में चलता है, जो कि ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि क्या ध्वनि बिना माध्यम के चल सकता है? इसका मतलब है कि निर्वात में क्या ध्वनि चल सकता है? तो उत्तर है नहीं, ध्वनि निर्वात में बिल्कुल भी नहीं चलता। अब देखो, जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी आवाज कैसे पहुंचती है? तो यदि हम बात करें कि यहां से जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे कैसे वो आवाज सुनाई पड़ता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है हवा के द्वारा। ये जो ध्वनि है हवा के द्वारा संचरित होता है, जिसमें ये ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाता है और व्यक्ति को सुनाई पड़ता है। अब इसी तरीके से बात करें कि तुम्हें अभी कैसे सुनाई पड़ रहा है, तो स्पीकर से तुम्हारे कान तक वह ध्वनि संचरित हो रहा है, ध्वनि चल रहा है हवा के माध्यम से। धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेलफोन रखिए। याद रखिए कि सेलफोन पानी में नहीं रखा जाए, नहीं तो पिटाई भी हो जाएगा घर पे, ठीक है। अपने किसी मित्र से इस सेलफोन पर किसी दूसरे सेलफोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथ से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटा लीजिए। तो इस तरीके से तुम देखोगे यहां पर हम लोग को गिलास रखना है, उसमें सेलफोन रखना है और यहां पर उसको बंद करना है, इस स्थान को पूरी तरीके से। तो अब आगे यदि देखें हम लोग तो बोल रहा है, इसके बाद बोलेगा अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत कीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी के आवाज को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी का ध्वनि धीमी हो जाएगा? भाई हम लोगों ने यहाँ गिलास लगाया, उससे हवा को हम लोग खींचेंगे और फिर जो सेलफोन था उस ग्लास में फिर मित्र को बोलेंगे कि जरा घंटी बजाओ, तो वो कॉल करेगा, घंटी बजेगा और हम हवा को खींचेंगे। तो एक तरीके से हम लोगों ने क्या किया, गिलास में निर्वात बनाने का कोशिश किया और जैसे जैसे गिलास में से हवा निकलेगा हम देखेंगे कि वहां पर जो ध्वनि है वह हमें कम सुनाई पड़ता है। आगे की क्लासेस में आप देखोगे कि इस प्रकार से यदि हम क्या करें, एक तुम्हारा जार लें और जार में निर्वात, इस जार को निर्वात करने के लिए मतलब इसमें से हवा निकालने के लिए यहां पर एक मशीन लगा दें और इसमें एक बेल रख दें। बेल मतलब घंटी रख दें। जब इसमें हवा रहता है और घंटी बजाया जाता है तब आसानी से जो ध्वनि है वह बगल वाले व्यक्ति को सुनाई पड़ती है।
लेकिन जैसे जैसे यहाँ से हम हवा को बाहर निकालते हैं तो इसमें निर्वात होते जाता है, फिर इससे ध्वनि बाहर की ओर नहीं जाती। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ निकलता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस हो सकता है। जैसे वायु क्या है? एक माध्यम है जो कि गैसीय माध्यम है। यूजुअली जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो भी लोग बातचीत करते हैं, यूजुअली कहाँ करते हैं? यहीं पे अपने वायु में ही बात करेंगे। तो वायु क्या हो गया? एक माध्यम हो गया जिससे कि जो साउंड है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। तो ये सब बात अब क्लियर हो गया तुम्हें? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। यदि ग्लास में हवा हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, निर्वात क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण जो ध्वनि है वह सही से आगे की ओर नहीं चल पाएगा। तो यही बोल रहे हैं, वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाता। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बन रहा है, क्या ध्वनि निर्वात में चल सकता है? तो आंसर है नहीं। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि ध्वनि के संचरण के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन क्या है? निर्वात है। निर्वात का क्या मतलब है? कि वहां पर वायु भी नहीं है। एक ऐसा स्थान हम लोग क्रिएट करते हैं जहां से वायु को निकाल लिया जाता है, तो वह कुछ भी वहां पर अब नहीं है, उसे हम लोग निर्वात कहेंगे। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकता। तो ये भी क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूं कि जो ध्वनि है वह निर्वात में नहीं चलता। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होता है? बिल्कुल, ध्वनि द्रव में संचरित होता है और ये क्रियाकलाप यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है। तो करना क्या है? यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पानी लेना है, पानी के अंदर एक घंटी है, उसको बजाना है और कान को यहाँ पर सटा करके रखना है। कान को ऐसे नहीं सटाना है कि पानी अंदर घुस जाए, कान को इसका ये जो बर्तन है उसकी दीवार पर सटा के रखना है। फिर देखोगे कि घंटी जब बजाया जाएगा तो कान से ध्वनि सुनाई पड़ेगा। इसका अर्थ ये होता है कि जो जल है क्या है? एक द्रव है जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बनता है कि क्या ध्वनि जल में संचरित होती है? तो आंसर है हाँ, ध्वनि जल में संचरित होती है। अब बात आता है कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने देख लिया कि हवा में ध्वनि का संचरण होता है, जल यानी द्रव में होता है, तो हम लोग ठोस में देखेंगे। तो ठोस में तो तुमने कई बार देखा भी होगा ध्वनि का संचरण। यहाँ देखो, यहाँ पर एक ठोस स्केल ले लिया गया है, डंडा ले लिया गया इस तरीके से, और इसे इस बच्चे ने कान में लगाया है। अब यहाँ पर हम इसको खुरचते हैं धीरे धीरे, तब देखोगे कि इस बच्चे के कान में वो आवाज आती है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मेज पर अपने कान को इसे रख देंगे और दूसरा बच्चा थोड़ा बड़ा मेज होगा उस पर ऐसे खर्चेगा तो हमें वहां पर वो आवाज सुनाई पड़ेगा। तो ये सब प्रूफ करता है कि भाई ये देखो, यहाँ पर ये बड़ा मेज है, ये बच्चा यहाँ खटखट करेगा तो इसको ये ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो ये सब क्या बताता है कि जो ध्वनि का संचरण है वह ठोसों में भी होता है। तो ये यहां से लिखा हुआ भी मिलेगा। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा क्या ध्वनि लकड़ी और धातु में चल सकती है? तो आंसर है यस, क्योंकि वो ठोस होते हैं। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। यह भी क्वेश्चन पूछा, क्या ध्वनि ठोसों में चलता है? तो यस, बिल्कुल चलता है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकता है। तो इस तरीके से एक फोन जो हम लोग बचपन में बनाते थे, इस तरीके का एक फोन हम लोग तैयार करेंगे और हम देखेंगे कि डोरियों से भी ध्वनि का संचरण होता है। अब तक हमने सीखा कि
कंपयमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये कई बार तुम्हें बता दिया गया है कि ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, कंपयमान वस्तुएं, या फिर जहां भी कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है, तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित होता है। यह भी हम लोगों ने देख लिया कि ध्वनि का संचरण, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे जा रहा है, बल्कि सभी तरफ जा रहा है ये, ठीक है। और इसके चलने के लिए माध्यम चाहिए। यह माध्यम गैस, द्रव और ठोस कोई भी हो सकता है। लेकिन एक ध्यान से समझना है कि जो ठोस है उसमें ध्वनि सबसे तेजी से चलेगा, मतलब इसका गति सबसे तेज होगा। फिर द्रव में ध्वनि का गति होगा सबसे, फिर गैस में। समझने का बात यह है कि ध्वनि जब चल रहा है तो उसका भी एक गति होता है। तो सबसे ज्यादा गति किसमें होगा, तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में। यानी कि गैस में जो ध्वनि है उसका जो वेग है वह सबसे कम होगा इन तीनों की तुलना में। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, इसे भी हमें याद कर लेना है। चलो अब आगे देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। भाई ये तो सब कोई जान रहा है कि ध्वनि हम कैसे सुनते हैं, अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। कानों को ही यहाँ पर कर्ण बोल रहा है, ईयर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं कान का संरचना। तो कान का संरचना बड़ा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताया गया है, बच्चों के जैसा बताया गया है। देख लेते हैं हम यहाँ क्या बोल रहा है। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है, जिसे कर्णपटह कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। तो यह कोई खास चीज नहीं बहुत बता रहा है, सिंपल सिंपल चीज तुम्हें बता रहा है। कान का जो स्ट्रक्चर है वह आगे की क्लासेस में ज्यादा अच्छा से समझोगे। ये देखो, यदि हम यह कान का संरचना देखें तो कक्षा 8 में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है। ये देखो, सबसे पहले ये बाह्य कर्ण तुम्हें दिख रहा है, ये बाहरी कान दिख रहा है। इस भाग को, जो ये वाला भाग है, इसे कर्ण पल्लव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये एक ट्यूब के जैसी संरचना है यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हारा एक झिल्ली पाया जाता है। तो यही झिल्ली कहते हैं, इसे कर्णपटह बोलता है। कई जगह कर्णपटल लिखा रहेगा, कई जगह ईयर ड्रम लिखा रहेगा। तो ये वही संरचना है जिसे कान का पर्दा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जो ध्वनि होता है, ये जो ध्वनि है, देखो कि इसका संरचना इस प्रकार से हम लोगों का है, ताकि ये क्या करे, सब जगह से ध्वनि को कलेक्ट करके इस छिद्र में भेज सके। तो ये यहाँ देखो, ये पाइप की जैसी संरचना है, सभी जगह से ध्वनि कलेक्ट होगा और इस पाइप के द्वारा फिर कर्णपटह पर जाएगा, यानी ईयर ड्रम पर जाएगा और उसे कंपन करता है। जब ये इसे कंपन करेगा तो ये जो संरचना दिख रहा है, इसे बाह्य कर्ण के नाम से जानते हैं। तो जो कान है उसका 3 भाग होता है, ठीक है। पहले को बोलेंगे एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद मिडिल ईयर, और तीसरे को बोलते हैं इंटरनल ईयर। तो पूरा डिटेल तुम लोग को नहीं बताया गया है, हालांकि अभी जो मैंने बताया ये बाहरी कान के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद मध्य कर्ण होता है। मध्य कर्ण में ये देखो 3 हड्डियां यहां पर होती हैं, और फिर इसके बाद इंटरनल ईयर होता है, यानी कि कान का आंतरिक भाग होता है। तो इस तरीके से ध्वनि जो है बाहरी कान से मध्य कान तक पहुंचता है। तो अब बोलोगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर एक्चुअली में, तो एक्चुअली में यहाँ पर कंपन हो रहा है। जिस प्रकार का ध्वनि आता है वह कान के पर्दे पर उसको कंपन करता है, फिर कान का पर्दा नेक्स्ट इन 3 हड्डियों को कंपन करता है, और फिर ये कंपन ये जो आंतरिक कान है उसमें पहुंच जाता है, जिसे कॉकलिया के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये जो ध्वनि तरंग हैं इसको विद्युत तरंगों में परिवर्तित किया जाता है, और फिर इसके बाद ये जो विद्युत तरंगे हैं हमारे मस्तिष्क में जाती हैं, और हम लोग ध्वनि को फिर समझ पाते हैं कि क्या बोला जा रहा है। इस प्रकार से तुम देखोगे कि ये जो कान है और हमारा जो मस्तिष्क है, दोनों मिल करके किसी ध्वनि को साफ साफ सुनते हैं। तो यहां देखो, यहां पर
आंतर कर्ण के बारे में बताया गया है। ये देखो यहाँ थोड़ा सा डिटेल बताया गया है। तो ये देखो यही है तुम्हारा कर्ण पटह बोल रहा है, ईयर ड्रम बोल रहा है, और ये मध्य कर्ण है जिसकी 3 हड्डियां हैं, और ये आंतर कर्ण लिखा हुआ है यानी इंटरनल ईयर लिखा हुआ है, जिससे कोक्लिया, जिसमें कोक्लिया एक प्रमुख भाग है। तो इस तरीके से ध्वनि बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता है, फिर इस ध्वनि को विद्युत संकेत में बदल दिया जाता है, और वो विद्युत संकेत हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है, और मस्तिष्क उस बात को फिर समझ लेता है। तो ये सब बात तुम्हें यहां समझना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां तक मैंने पढ़ा दिया, आगे देखो। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, यह जानने के लिए कर्णपटह क्या करता है, आइए टिन के डब्बे का एक कर्णपटह बनाएं। तो यहां पर देखो, ये देखो, ये एक टिन का डब्बा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रबर का एक खोल लगा देंगे और उसमें कुछ कंकर रख देंगे। अब नीचे से कुछ यहां पर बोला जाएगा, तो यहां पर देखोगे इसमें वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा। ठीक इसी प्रकार से यहां से, जैसे कि मान लो ये हमारा कान है और ये यहां पर पाइप है और ये ईयर ड्रम है, तो ऐसे ही होता है, कान से ध्वनि अंदर की ओर गया, अंदर की ओर गया, तो ये ध्वनि फिर ईयर ड्रम जो है यानी कि कर्णपटह है उस पर कंपन क्रिएट करता है, यानी वहां पर कंपन होता है। तो कैसा कंपन होगा, जिस प्रकार का ध्वनि होगा उसी प्रकार का अंदर क्या होगा, कंपन होगा। यही बात यहां पर बताया जा रहा है। कर्णपटह एक तनित रबर के शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। जो ध्वनि आ रहा है, एक्चुअल में ये ध्वनि क्या है, कंपन ही तो है, जो कि कानों में प्रवेश करेगा, फिर कर्णपटह को क्या करेगा, कंपित करेगा। कर्णपटह कंपनों को फिर अंदर के कान तक पहुंचाएगा, यानी इनर ईयर तक पहुंचाएगा। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाएगा, और जब अंतःकरण तक ये संकेत जाएंगे, मतलब ये जो कंपन जाएगा उसको विद्युत सिग्नल में बदल दिया जाएगा, और वो वहां से फिर मस्तिष्क में जाएगा, और हमारा मस्तिष्क इसको फिर समझ पाएगा। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। तो यदि तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि भाई ध्वनि हम कैसे सुनते हैं, तो ये पूरी बात तुम्हें वहां पर लिखनी होगी। अब बात हो रहा है कि ये जो कंपन हो रहा है उसका आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति क्या होता है। तो ये बहुत अच्छे से यदि समझना है तो क्लास 9th में समझ पाओगे। अभी बच्चों की तरह जो बताया जा रहा है उसको समझो। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, कंपन। अभी मैंने बता दिया था कि कोई वस्तु जो है वह इधर, मान लो ये इधर या इधर कंपन कर रहा है, मतलब इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, तो हम लोग बार बार जब ये इस तरीके से हो रहा है तो इसको हम लोग कंपन कहते हैं। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं, तो इसी को हम लोग दोलन गति भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा भाई दोलन गति किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु माध्य बिंदु के इर्द गिर्द बार बार गति करता है तो उसे हम लोग दोलन गति कहते हैं। इसे कंपन के नाम से भी जानते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा उसके आवर्त काल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पर बोल रहा है कि दोलन गति आपने पढ़ लिया है, आवर्त काल पढ़ लिया है, तब आवर्त काल क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में क्या लग रहा है, तो एक दोलन को पूर्ण करने में जितना समय लगेगा उसे ही क्या कहेंगे, आवर्त काल कहेंगे। अब ये तो आवर्त काल हो गया। अब बात आता है, नया वर्ड एक आता है, उसे बोलते हैं आवृत्ति। तो अब आवृत्ति किसे कहते हैं, तो 1 सेकेंड में, जैसे मान लो ये इस तरीके से इसको क्या किया जा रहा है, दोलन किया जा रहा है। ऐसे में पकड़ लेना, देखो इसको दोलन किया जा रहा है, तो ये यहां गया, वापस यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां, तो एक दोलन इसने कंप्लीट कर लिया। अब इस तरीके से हम लोग दोलनों को गिनना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, गिनेंगे कि इसने कितना दोलन किया। अब जो दोलन किया तो भाई बहुत सारा दोलन कर सकता है, तो हम लोग को कितना देर में गिनना है, 1 सेकेंड में।
कि भाई 1 सेकेंड में इसने कितना दोलन किया। तो जब 1 सेकेंड में इसके दोलनों को हम गिनेंगे तो उसी को हम लोग आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, यही क्या हो गया, आवृत्ति। तो प्रति सेकेंड होने वाले दोलन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जैसे मैंने बताया, इसको एक पूर्ण दोलन कर, ये पूर्ण दोलन कर रहा है ना, तो इसको गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे गिनते जाएंगे कि भाई कितना दोलन ये कर रहा है। तो कितना सेकंड में गिनेंगे, 1 सेकंड में, यानी प्रति सेकंड। तो हम देखेंगे प्रति सेकंड कितना ये दोलन कर पा रहा है, उसी को इसका आवृत्ति कहेंगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में बनता है कि आवृत्ति किसे कहेंगे, तो प्रति सेकंड हुए दोलनों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। इसके बाद एक और भी एक क्वेश्चन आ गया, आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में, HZ इसको कहते हैं। अब बोलो 1 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, तो 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। यानी यदि 1 हर्ट्ज हुआ, इसका मतलब 1 सेकंड में ये 1 दोलन कर रहा है। 2 हर्ट्ज हुआ, इसका मतलब 1 सेकंड में 2 बार ये दोलन कर रहा है। 3 हर्ट्ज हुआ तो 1 सेकंड में, याद रखो समय 1 सेकंड होगा। ठीक है, अब चलो यदि मैं पूछूं 100 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, तो भाई 1 सेकंड में 100 बार दोलन कर रहा है। 2000 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, तो आंसर है कि 1 सेकंड में 2000 बार दोलन कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हर्ट्ज बढ़ रहा है, हम लोग बोलेंगे आवृत्ति बढ़ते जा रहा है। 20,000 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, कि 1 सेकंड में 20,000 बार दोलन कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है तुम्हें। तो इस प्रकार से आवृत्ति का जो मात्रक हो गया वह क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया। ये क्वेश्चन जैसे मैंने बोला तुमसे कई तरीके से पूछ सकता है कि 1 हर्ट्ज का क्या मतलब है, तो 1 दोलन प्रति सेकेंड। 100 हर्ट्ज का क्या मतलब है, तो 100 हर्ट्ज प्रति सेकेंड, 100 दोलन प्रति सेकेंड। 2000 हर्ट्ज का क्या मतलब है, तो 2000 दोलन कर रहा है 1 सेकेंड में। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसका उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहां पर पूछ भी रहा है कि यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन करता है तो जल्दी बता दो आवृत्ति कितना हर्ट्ज हो गया, 20 हर्ट्ज हो गया। अभी तुम लोगों ने सीखा 1 सेकंड में। अब देखो ना, ध्वनि उत्पन्न करने वाले वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी कहीं तबला बज रहा है तो मैं पहचान लूंगा, बांसुरी बज रहा है तो मैं पहचान लूंगा, कोई तोता बोल रहा है तो मैं पहचान लूंगा। तो आखिर ये कैसे पहचान पाते हैं, यह कैसे संभव हो पाता है, इसके लिए यह आवश्यक है कि ध्वनियां भिन्न भिन्न प्रकार की हो। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा कि कौन से कारक उन्हें भिन्न बनाते हैं। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। अब बात आती है आयाम की और आवृत्ति की। आवृत्ति जो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब हमें देखना है कि कैसे कोई ध्वनि दूसरे ध्वनि से अलग होगा। उसके लिए कई पैरामीटर होते हैं, जिसमें आयाम और आवृत्ति 2 चीज यहां पर बता रहा है। क्या हम ध्वनियों को उसके आयामों एवं आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं, तो आंसर है यस। इन दोनों के आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है कि कोई ध्वनि उसके आवृत्ति पर कैसे निर्भर करता है, कोई ध्वनि उसके आयाम पर कैसे निर्भर करता है, वो यहां पर हमको देखना है। तो अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ये है प्रबलता तथा तारत्व। तो सबसे पहला यही हमें सीखना होता है कि ध्वनि का जो प्रबलता है वह किस चीज पर निर्भर करता है। तो भाई जो ध्वनि का प्रबलता है वह इसके आयाम पर निर्भर करता है, यानी आयाम पर ही प्रबलता निर्भर करता है। अब बात आता है कि ध्वनि का जो तारत्व है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह इसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी कि ध्वनि का जो आवृत्ति है उस पर क्या निर्भर करता है, तारत्व। तथा ध्वनि का जो प्रबलता है वह किस पर निर्भर करता है, आयाम पर। तो
इसी पर एक क्रियाकलाप यहां देख सकते हो, क्रियाकलाप 10.11 क्या बोल रहा है? एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लेना है, चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे पर टकराना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो चम्मच है इसको ग्लास पर धीरे से टकराना है। इसके बाद बोलता है उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है उसको सुनना है। पहले धीरे से टकरा करके जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको सुनना है। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात करना है और उसके बाद जो ध्वनि उत्पन्न होगा उसको सुनना है। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? बिल्कुल अधिक प्रबल हो जाती है। इसी क्रियाकलाप को और तरीके से कर सकते हैं। हम लोग टेबल पर धीरे धीरे टक टक की आवाज करेंगे और एक बार जोर से धम से आवाज करेंगे तो देखोगे कि यहां पर ध्वनि की प्रबलता में अंतर दिखेगी। अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद टकराइए, गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित हो जाता है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक थर्मोकोल का गोला एक लेंगे और गिलास के किनारे पर सटाएंगे और फिर जो आवाज करना है वो उसके बाद करेंगे। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। तो हम देखेंगे जब तेजी से हम लोग गिलास पर आघात करते हैं तो वो जो गेंद है वह तेजी से दूर भागेगा और धीरे से आघात करेंगे तो जो गेंद में कंपन देखने को मिलेगा वो धीरे देखने को मिलेगा। तो कंपन का जो आयाम है, गेंद का जो विस्थापन हो रहा है वह कंपन के आयाम को बताएगा। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि जो ध्वनि की प्रबलता है वह किस पर निर्भर करती है? उसके आयाम पर निर्भर करती है। यानी कि जो प्रबल ध्वनि होगा उसका आयाम ज्यादा होगा और कम प्रबल ध्वनि होगा उसका आयाम कम होगा। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि क्या होगी? कम होगी, मतलब कि मंद होगी। याद रखना। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा मंद ध्वनि का जो आयाम है वह कैसा होता है? तो कम होता है। और प्रबल ध्वनि का आयाम क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। आप दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना, किसी स्थिति में आयाम अधिक है तो बात सीधा सा है कि जब ज्यादा आघात होगा तो आयाम ज्यादा होगा, कम आघात होगा तो आयाम कम होगा। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्वनि का जो कंपन है उसका जो आयाम है या बोलेंगे कि प्रबलता है, तो ध्वनि की जो प्रबलता है वह किस चीज पर निर्भर करती है? आयाम पर। तो कैसे निर्भर करती है? तो जो ध्वनि की प्रबलता है वह आयाम का वर्ग का समानुपाती होता है। यानी आयाम जैसे जैसे बढ़ेगा उसके वर्ग में, तो उस प्रकार से ध्वनि की प्रबलता बढ़ती जाएगी। यानी कि आयाम का जो वर्ग होता है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि ध्वनि की जो प्रबलता वह समानुपाती है आयाम के वर्ग के। यदि आयाम को ए से हम लोग दर्शाते हैं तो आयाम का जो वर्ग होता है उसके ये समानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे आयाम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रबलता बढ़ेगी जैसे जैसे आयाम घटेगा वैसे वैसे प्रबलता घटेगी। इससे यहां पर ये बता रहा है। उदाहरण के लिए अब यहां पर ध्यान से देखना है, इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछेगा यदि आयाम को 2 गुना कर दिया, यानी कि ये 2 गुना हो गया आयाम, तो प्रबलता कितना गुना बढ़ जाएगा? तो हमें 2 गुना यहां पर नहीं लिखना है, 2 का स्क्वायर लिखना होगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि यदि ध्वनि का आयाम 3 गुना बढ़ गया तो प्रबलता कितना बढ़ेगा, तो तुम्हें बस स्क्वायर करके बताना है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 गुना 3 यानी 9 गुना प्रबलता बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से पूछेगा कि यदि ध्वनि का आयाम 4 गुना बढ़ जाए तो प्रबलता कितना बढ़ेगा? तो तुम्हें 4 गुना आंसर नहीं करना है, 4 का स्क्वायर करना है, यानी 16 गुना प्रबलता बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आंसर हम लोगों को देना है।
तो ये भी क्वेश्चन एक बन रहा है कि यदि ध्वनि का आयाम 2 गुना हो जाए तो प्रबलता कितना बढ़ जाएगा। तो आंसर है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। प्रबलता को डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। ये भी VVI क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रबलता का मात्रक क्या लेते हैं। तो डेसिबल, डीबी इसको दिखाते हैं। तो प्रबलता को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती हैं। अब ये जो ध्वनि तुम यहां आगे मैं दिखा रहा हूं, ये देखना, ये सारी ध्वनियां तुम लोगों ने अनुभव की हैं। इन ध्वनियों की प्रबलता यहां पर दी गई है, इसे हमें याद कर लेना है। जैसे कि सबसे पहला है सामान्य श्वास, जो हम लोग श्वास लेते हैं। ये जो हम लोग श्वास ले रहे हैं, इसमें जो ध्वनि की प्रबलता है वह कितनी है, 10 डेसिबल होती है, ये याद रखना है। इसके बाद मंद फुसफुसाहट, जो हम लोग बुद बुद फुसफुसा के बाद, तुम क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये बात। तो ये जो फुसफुसाहट है वह 30 डेसिबल का साउंड ये दिखाता है। इसके बाद यदि हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं, जैसे अभी मैं तुमसे सामान्य बातचीत कर रहा हूं, वार्तालाप कर रहा हूं, तो ये 60 डेसिबल इसकी ध्वनि होगी। इसके बाद जो व्यस्त यातायात है वह 70 डेसिबल होगा। औसत जो फैक्ट्री है वह 80 डेसिबल का ध्वनि जो है ये इसका ध्वनि आता है। इसी के बाद यहाँ पर कुछ और दिया है, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा यदि हम लोग कर रहे हैं तो लगभग 120 डेसिबल का ध्वनि होगा। सायरन लगभग 110 डेसिबल होता है। जेट विमान की 140 डेसिबल तथा मिसाइल की ध्वनि की जो तीव्रता होगी वह लगभग 180 डेसिबल होगी। तो ये कुछ यहाँ पर लिस्ट है, एनसीईआरटी का लिस्ट है, इसे तुम याद कर सकते हो। यहाँ पर ये ध्वनि की जो प्रबलता दिखाई गई है, सभी चीजों का याद तो नहीं रखा जा सकता है, लेकिन कम से कम जो एनसीईआरटी का है उसे हम लोग को याद रखना है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे जिसे हम लोग बढ़ेंगे तो जो हम लोगों ने पढ़ा कि ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ लिया कि जो ध्वनि की प्रबलता है आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। ये तो अब क्लियर हो गया कि यदि आयाम अधिक होगा तो प्रबल ध्वनि होगा, जब आयाम छोटा होगा तो ध्वनि क्या होगा, मंद होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार यहां पर रिपीट हो गया, जैसे तुम यहां देख सकते हो। अब यदि हम लोग आगे बढ़ें तो ये देखना, अब आगे कुछ बताता है, क्या बोल रहा है। अब बात करते हैं एक बच्चे द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि और एक वयस्क के द्वारा उत्पन्न ध्वनि। तो इनमें क्या तुम्हें अंतर लगता है? बिल्कुल लगता है। इसी प्रकार से एक स्त्री के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होता है, एक लड़की जो बोलती है और एक जो लड़का बोलता है, उसके ध्वनि में भी काफी अंतर होता है। तो भाई ये जो ध्वनि का अंतर है ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये उसके तारत्व से पता चलता है। तो जो तारत्व है वह बताता है कि ध्वनि पतला होगा कि ध्वनि मोटा होगा। तो ये जो तारत्व है ये अगला गुण है हमारा, किस चीज का? ध्वनि का, जो कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ध्वनि का अगला जो गुण है वह है तारत्व। और ये जो तारत्व है किस चीज पर निर्भर करता है? तो ये तारत्व, जैसे मैंने बता दिया, ये तारत्व ध्वनि के, तो ये जो तारत्व है ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये सारे क्वेश्चन यहां पर अब बनते हैं। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, क्या आप इनमें कुछ अंतर है? बिल्कुल अंतर है। चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हों फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें किस प्रकार से ये ध्वनि क्या है, भिन्न है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। तो यहां पर वही मैं बता रहा था कि कोई बच्चा है और कोई वयस्क है, इन दोनों की ध्वनि में किस चीज का अंतर होता है? तो उसकी तीक्ष्णता का अंतर होता है, उसे श्रिलनेस कहते हैं। यानी कि जो बच्चे का ध्वनि है वह ज्यादा तीक्ष्ण होता है और जो बड़े का ध्वनि है उतना तीक्ष्ण नहीं होता है।
तो बच्चे और बड़े की ध्वनि में जो अंतर है किसके कारण होता है, तो उसके तीक्ष्णता के कारण होता है, जिसे हम लोग तारत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसी तीक्ष्णता को ही हम लोग क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। अब बात आती है तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो अभी मैंने बता दिया यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब ध्वनि का आवृत्ति यदि ज्यादा होगा तो तारत्व ज्यादा होगा, ध्वनि का आवृत्ति कम होगा तो तारत्व कम होगा। ये दो क्वेश्चन बनता है। तो तुमसे पूछा जाए कि जो वयस्क का आवाज है उसका तारत्व कम है, आवृत्ति कम है या ज्यादा है, तो आंसर है उसका आवृत्ति कम है। जो वयस्क है उसका आवृत्ति कम होता है उसके ध्वनि का, और जो बच्चा है या जो स्त्री है या लड़की है उसका तारत्व ज्यादा होता है, या इसका मतलब है कि उसकी ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तारत्व किससे रिलेटेड है, उसके आवृत्ति से। आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा तो तारत्व घटेगा। बच्चे का आवृत्ति ज्यादा होगा तो बच्चे का तारत्व ज्यादा होगा। साउंड का, बड़े का साउंड का जो आवृत्ति है वो कम होगा तो उसका तारत्व कम होगा, तो उसका आवाज मोटा होगा, ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होगा। समझ रहे हो ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलो, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, यानी कि उसका तारत्व ज्यादा है। इसका मतलब है कि उसका आवृत्ति ज्यादा है। एकदम स्पष्ट बता रहा हूं ना मैं कि कुछ कंफ्यूज होते जा रहे हो भाई, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लो। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है, तो हम बोलते हैं कि ध्वनि कम तीक्ष्ण है, तो ध्वनि मोटी है। इतनी बातें मैं कर रहा हूं, हो सकता है तुम पूरे कंफ्यूज हो गए हो क्या। कंफ्यूज मत होना, सीधा सा मतलब है जो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है तुम्हारा वयस्क और ये है तुम्हारा बच्चा या स्त्री। देखना इस प्रकार से, तो हम बोलेंगे कि इसका तारत्व क्या होता है, तारत्व अधिक होता है। ये पहला बोलेगा क्वेश्चन कि वयस्क का तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। बच्चे का जो तारत्व होता है, तारत्व वह क्या होता है, कम होता है। हो गया पहला अंतर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, यानी कि इसका आवृत्ति क्या होगा, देखो। तो अब तुम यदि कंफ्यूज हो गए तो एकदम स्पष्ट मैं यहां पर अब लिख दे रहा हूं कि वयस्क का आवाज और बच्चे के आवाज में क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तारत्व। तो वयस्क का तारत्व कम होगा और बच्चे का तारत्व क्या होगा, तारत्व अधिक होगा। ये एक याद हो गया तुम्हें कि वयस्क का तारत्व कम है, श्रिलनेस कम है, तीक्ष्णता कम है, और जो बच्चा है या जो स्त्री है, लड़की है, उसका तारत्व ज्यादा है, उसका श्रिलनेस ज्यादा है, उसका जो तीक्ष्णता है वह ज्यादा है। अब तो कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, यह तारत्व किस पर निर्भर करता है, उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यदि तारत्व कम है तो आवृत्ति भी क्या है, आवृत्ति भी इसका कम है। और तारत्व यदि बच्चों का ज्यादा है तो आवृत्ति भी क्या होगा, आवृत्ति भी क्या होगा, ये ज्यादा होगा। बस ये याद रख लो। अब इतना तो याद हो सकता है ना। तो इस तरीके से ये VBI क्वेश्चन बनता है तुम्हारा हर एक एग्जाम के लिए, हमेशा ये पूछ सकता है तुमसे, तो इसको तुम यहां पर कर सकते हो। अब तारत्व तुम लोगों ने समझ ही लिया। यहां पर देखो, यहां पर चित्र से दिखाया है। ये मैंने क्या बताया कि यदि कंपनों की संख्या एक सेकंड में कम होगी, जैसे यहां पर इस तरीके से देखो, एक सेकंड को मान लो दिखाया गया, तो एक सेकंड में यहां कंपन की संख्या क्या है, तुलनात्मक रूप से यदि कम है। एक और मैं यहां बना दूं तब तुम तुलना कर सकते हो। ये देखना, यहां देखो, तो यहां पर देखोगे कि एक सेकंड में, ये एक सेकंड यहां मैंने समय लिया और यहां भी एक सेकंड लिया या प्रति सेकंड लिया।
तो तुम देखोगे प्रति सेकेंड यहां पर कंपन का संख्या कम है और यहां पर प्रति सेकेंड कंपन का संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि इसका तारत्व कम है और इसका तारत्व ज्यादा है। मान लो ये विसिल का साउंड है, जो कि यहां बच्चे को देख सकते हो बजा रहा है यहां पर, इसी को मैं यहां पर कर रहा हूं। तो ये देखना, यदि एक विसिल का साउंड है ये और ये एक ड्रम का साउंड है, तो तुम अब सोचो कि विसिल का साउंड कैसा होता है और ड्रम का साउंड कैसा होता है। तो ड्रम का साउंड जो होता है उसका श्रिलनेस, तीक्ष्णता कम होती है, तो उसका तारत्व भी क्या होगा, कम होगा, और उसका आवृत्ति भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो हम लोग विसिल बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, तो सीटी का तारत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस कारण से उसका आवृत्ति भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये तुम अच्छे से सीख चुके होगे, क्योंकि ये सब साउंड तो तुमने सुना ही है। सुना है या नहीं सुना है? बिल्कुल सुना है। सीटी भी तुमने सुना है, ड्रम भी तुमने सुना है, तो तुम्हें वो अनुभव होगा कि किसका तारत्व ज्यादा है, किसका तारत्व कम है। यहां पर अब देखो उसी को बताया है, ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, यानी ढोल का आवृत्ति कम होता है, तारत्व कम होता है। इसी प्रकार से यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, बोलेगा कि ढोल कैसी आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कम आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। आगे, सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, यह भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि सीटी की आवृत्ति क्या होती है, तो आंसर है ढोल के तुलना में अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सीटी क्या है, अधिक तारत्व का ध्वनि उत्पन्न करेगा। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पक्षी कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उच्च तारत्व की, याद रखना। जबकि शेर का दहाड़ का तारत्व मंद होता है, ये भी याद रखना कि शेर का दहाड़ है उसका आवृत्ति क्या होगा, मंद होगा। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है। अब देखना, शेर का दहाड़ प्रबल भी होता है, याद रखना, जो कि उसके आयाम पर निर्भर करेगा। जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है, और पक्षी की ध्वनि क्या होती है, दुर्बल होती है, इसे भी याद रखना है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज सुनते हैं, क्या आप उनकी आवाज में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज की आवृत्ति वयस्क की आवृत्ति से अधिक है? बिल्कुल, जो बच्चे का ध्वनि का आवृत्ति है वह ज्यादा होगा, वयस्क की ध्वनि का आवृत्ति कम होगा। सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति तथा अधिक तीखी होती है। तो ये बच्चे में पूछेगा, महिला में पूछेगा, तो सारा यहां पर भी है क्वेश्चन बनता है। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें क्या करने होंगे, दिमाग में एकदम रखने होंगे। भी क्वेश्चन बन रहा है। अब आता है श्रव्य तथा अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें कंप्यमान वस्तु की आवश्यकता होती है। कई बार पढ़ा दिया कि ध्वनि उत्पन्न कब होगा, जब कहीं पर कंपन होगा तब ध्वनि उत्पन्न होगा। आगे क्या बोलता है, क्या हम सभी कंप्यमान वस्तुओं की ध्वनियां सुन सकते हैं? तो अब बात ये होता है कि सभी कंपन को क्या हम कान के द्वारा सुन सकते हैं? क्या कितना भी तेज कंपन हो, मतलब कितना भी तेज आवृत्ति का ध्वनि हो, या बहुत कम कंपन वाला ध्वनि हो, बहुत कम आवृत्ति का ध्वनि हो, तो क्या हम सब सुन सकते हैं? तो आंसर है नहीं। मनुष्य की यदि बात की जाए तो मनुष्य जो है सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकता है। तो कितना आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो सीधा सा आंसर है कि मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से, याद रखना भी क्वेश्चन बनेगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही सुन सकता है। यहां देखो लिखा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच का जो ध्वनि है उसको सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को वह नहीं सुन सकता, मनुष्य का कान नहीं सुन सकता। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता।
तो कितना सुन सकता है, ये क्वेश्चन रहा। तो हम आंसर करेंगे कि जो मनुष्य है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के ध्वनि को क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, और इससे हमें क्या करना है, याद कर लेना है, VVI क्वेश्चन है। तो अब बात आती है कि क्या हम 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकते हैं, तो आंसर है नहीं। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकते हैं, तो आंसर है नहीं। ये के का मतलब होता है हजार, तो 20 के मतलब हो गया 20,000। ठीक है, याद रखना। अब ये तो पहले भी हम लोगों ने सुन रखा था, क्या सुन रखा है कि प्रति सेकेंड जितना कंपन होता है उसी को उसका आवृत्ति कहेंगे। यदि प्रति सेकेंड 20 कंपन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, 20 हर्ट्ज कहेंगे। हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ लिया है 20 हर्ट्ज की आवृत्ति। और प्रति सेकेंड यानी 20,000 बार कंपन हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति है। अभी तो पढ़ा था, वही बात बोल रहा है। तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान नहीं सुन सकता। देखो ये सारा यहां पर क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है। 20 कंपन प्रति सेकेंड को कितना हर्ट्ज कहेंगे, तो 20 हर्ट्ज कहेंगे। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के साउंड को हम लोग सुन पाएंगे क्या, तो आंसर है नहीं सुन पाएंगे। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है। ऐसी ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब यहां से और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि को अब क्या कहते हैं, तो आंसर है उसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और इस प्रकार से जो 20,000 से प्रति सेकेंड यदि 20,000 कंपन होगा तो उसे क्या कहेंगे कि 20,000 हर्ट्ज है। ठीक है, ध्वनि का आवृत्ति। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहेंगे, तो आंसर है उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। तो सबसे पहला आ गया अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, बताओ जल्दी से, किसे कहेंगे। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहेंगे। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा के ध्वनि को पराश्रव्य साउंड कहेंगे, या अल्ट्रासाउंड भी तुमने सुना होगा, उसे अल्ट्रासाउंड भी कहेंगे। अब बात आती है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के क्या कहेंगे, तो उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच का ध्वनि है जिसे हम सुन सकते हैं, तो सुनने को श्रव्यता कहेंगे, तो श्रव्य ध्वनि इसका नाम पड़ जाएगा। तो ये सब याद रखना, VVI क्वेश्चन यहां पर सब बन रहा है। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाले सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं। तो ये रहा एक और क्वेश्चन कि कुत्ते किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं, तो आंसर है वे पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति के ध्वनि को कुत्ते सुन सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड, देखो इसे पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे, इंग्लिश में अल्ट्रासाउंड कहेंगे, अभी मैंने बता दिया। उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि पर कार्य करते हैं। जैसे तुमने अल्ट्रासोनोग्राफी का नाम सुना होगा। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है कि यदि पेट में कुछ समस्या है या कोई गर्भवती महिला है, उसका अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है, जरूर तुमने सुना होगा। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में इसी अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन तुम याद रखना कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है मेडिकल के क्षेत्र में, उसमें इसी अल्ट्रासाउंड का यानी कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो पेट की समस्या है उस पेट में कौन कौन से अंग हैं उसका कुछ चित्र प्राप्त किया जाता है कंप्यूटर के स्क्रीन पर इसी साउंड के मदद से। ठीक है, तो ये एक चीज बनता है। इसी प्रकार से जो अल्ट्रासाउंड के द्वारा लिंग परीक्षण होगा, जो कि वैध नहीं है, लिंग परीक्षण हमारे यहाँ जो कानूनन जुर्म है,
जैसे कि कोई बच्चा है, गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसका जो भ्रूण है, उसका लिंग परीक्षण यदि तुम कराना चाहोगे तो ये एक कानूनन जुर्म है। लेकिन इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा वह लिंग परीक्षण किया जा सकता है। इसी के साथ इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे की क्या स्थिति है, किस प्रकार से वो गर्भ में पल रहा है, उसमें कोई समस्या तो नहीं है, उस चीज की जांच करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है, जहां पर अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। ये सब हमें याद रखना है। अब आते हैं आगे, यहां देखना। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति परास क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। देखो, श्रव्य ध्वनि, तो मानव के लिए श्रव्य ध्वनि कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन बन रहा है बाबू, याद करते चले जाओ और इसको एकदम दिमाग में रखते चले जाओ, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। अब बात आएगा कि शोर क्या है, संगीत क्या है। तो हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या बहुत ज्यादा ट्रैफिक में तुम हो तो वहां बड़ा मजा आता है, हाँ 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 क्या बात है, वाह क्या मजा है। या कहीं 10-20 लोग झगड़ रहे हैं, कुछ महिलाएं लड़ रही हैं, या वहाँ 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 वहाँ, तो तुम बोले वाह क्या ध्वनि है, आ हा हा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वहां तुम रहना चाहोगे नहीं। तो उस ध्वनि को चिल्लाहट हो रहा है, उसे हम शोर के नाम से जानते हैं। तो वो बिल्कुल भी सुखद नहीं होता। क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? बिल्कुल कष्ट पहुंचाती है, बहुत बार कष्ट पहुंचाती है। कुछ ध्वनियां आपको सुखद लगती है, जैसे कि म्यूजिक जो हम लोग सुनते हैं अपने पसंदीदा म्यूजिक को, वह हमें सुखद लगती हैं। मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियां सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियां अच्छी लगती है? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। तो कान के लिए जो अप्रिय ध्वनि है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शोर बोलेंगे। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलना शुरू कर दे तो आप इस ध्वनि को क्या कहेंगे? तो भाई वह भी एक शोर होगा। बच्चों को बोला जाएगा तुम शोर मत करो। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह ध्वनि है जो कानों को सुखद लगती है। देखो, यहाँ क्लास 8 के बुक में जो बताया गया है उस हिसाब से यदि देखा जाए तो जो कानों को ध्वनि सुखद लगे उसे हम लोग सुस्वर ध्वनि कहेंगे, और जो ये कष्टप्रद लगे उसे शोर कहेंगे। सीधा सा आंसर यहाँ। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाएगी यदि उसको एक खास पैटर्न में बजाएंगे तब। अब हारमोनियम को भी टांगलंग 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 कुछ बजाएंगे तो क्या वो सुखद ध्वनि है? नहीं, वो सुखद ध्वनि फिर नहीं रहेगा। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी वह क्या होगा? एक शोर की तरह होगा। अब आ गया हमारा ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले ही से जानते हैं। वायु में अवांछनीय गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाता है। ये बार बार आप समझ लो। वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मिट्टी प्रदूषण हो गया, ये सब भूमि प्रदूषण हो गया। ये सब कभी भी कुछ प्रदूषण बोला जाए, ठीक है, तो हमें क्या कहना है कि वहां पर कुछ अवांछनीय पदार्थ आ गए हैं। जैसे जल में, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो यदि जल में कुछ अवांछनीय पदार्थ घुल जाए तो हम बोलेंगे कि वह प्रदूषित हो गया है। अवांछनीय का क्या मतलब होता है? वैसे पदार्थ जो कि हानिकारक हैं, जो कि वांछित नहीं हैं, जो कि उसको गंदा कर रहे हैं, उसको कंटामिनेट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया को फैला रहे हैं, वो पदार्थ अवांछनीय पदार्थ कहलाते हैं। इसी के साथ यदि मिट्टी प्रदूषण कह दे तो वहां भी हम बोलेंगे कि मिट्टी में अवांछनीय पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? मिट्टी प्रदूषण कहलाता है, भूमि प्रदूषण कहलाता है। इसी के साथ यदि वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु में भी यही कहेंगे कि यदि वायुमंडल में अवांछनीय पदार्थ मिल जाए तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि अवांछनीय गैसें मिल जाए, अवांछनीय कण मिल जाए तो उसे हम वायु प्रदूषण कहेंगे। तो ये इस तरीके से बहुत बेहतरीन परिभाषा तुम बना सकते हो। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो ध्वनि कोई पदार्थ तो नहीं है,
लेकिन यहां पर हम बोल सकते हैं कि यदि वातावरण में अवांछनीय ध्वनियां गूंजने लगें, अवांछनीय ध्वनियां बजने लगें, गूंजना नहीं बोलेंगे, बजना बोलेंगे, कि यदि वातावरण में हम जहां रह रहे हैं अवांछनीय ध्वनियां आ जाएं जिसे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वह क्या हो गया? ध्वनि प्रदूषण हो गया। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियां, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी शामिल है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। तो ये ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोत हैं। यदि तुमसे कुछ कभी पूछ दिया जाए कि ध्वनि प्रदूषण किस किस कारणों से होता है, तो ये तुम यहाँ पर आंसर कर सकते हो। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन तथा ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर की कुछ उपकरण, ये सब ध्वनि उत्पन्न करते हैं। भाई ये सब तो तुम लिस्ट बना सकते हो ना, कि घर में जो है कि कौन कौन सा चीज ध्वनि उत्पन्न करता है। जो कूलर है, फैन है, टीवी चला रहे हो, ट्रांजिस्टर चला रहे हो, ये सब क्या करेगा? ध्वनि उत्पन्न करेगा। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं, अब ये देख लो। तो क्या बोलता है, क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है? अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं, चिंता, अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। अब देखो, ये बात यदि तुम नहीं जानते तो तुम फिर एग्जाम में शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ी कर दो। बोलेगा कि ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आंसर क्या है कि अनिद्रा हो सकता है, यानी कि रात में सोने में समस्या हो सकता है, तुम सो नहीं पाओगे। दूसरा, अति तनाव यानी उच्च रक्तचाप हो जाएगा, उच्च रक्तचाप होगा जिसमें हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। चिंता हो सकता है, और भी श्वास संबंधी समस्या भी हो सकती है। श्वास संबंधी मतलब कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा साउंड होगा, तो हो सकता है कि तुम मतलब बेचैन होने लगो, इस प्रकार से बेचैनी हो सकती है ना, बेचैनी वाली समस्या हो सकती है। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रह, हाँ, और मस्तिष्क संबंधी भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, तुमको चिड़चिड़ापन हो सकता है, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा लाउड साउंड में रहने से होता है। व्यक्ति को सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा समस्या हो सकता है वो है तुम्हारा कान में प्रॉब्लम आ सकता है। हम लोग बोलते हैं ना कि जो स्पीकर से, ये जो माइक्रोफोन से हम लोग कान में सुनते हैं, तो माइक्रोफोन से कान में सुनते हैं ध्वनि, तो बोलते हैं कि ज़्यादा तेज साउंड में नहीं सुनना है, क्योंकि कान का जो पर्दा है उस पर ये हानिकारक प्रभाव करेगा। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय, तो ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रित करना होगा। भाई ध्वनि प्रदूषण यदि कम करना है तो क्या करना होगा कि जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है उन सब स्रोतों को फिर वहां पर कम करना होगा। इसके लिए वायुयान के इंजन, यातायात के वाहन, औद्योगिक मशीन तथा घरेलू उपकरणों में स्वशामक युक्तियां, साइलेंसर लगाना चाहिए। अब ये तो क्या बोल रहे हैं, यहां समझ लो साइलेंसर तो तुम जानते ही साइलेंसर कहता है, ठीक है। तो इसके लिए वायुयानों के इंजन, यातायात वाहन, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रोशामक युक्तियां, क्या बोल रहा है ये, साइलेंसर लगानी चाहिए। साइलेंसर तो तुम समझ ही रहे होगे। साइलेंसर का क्या मतलब होता है, तुम बाइक जो चलाते हो उसमें क्या रहता है, साइलेंसर रहता है। साइलेंसर का मतलब साइलेंस कर रहा है, यानी ध्वनि को वो कम कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि हर जगह हम लोग साइलेंसर का यूज कर सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हो कि साइलेंसर। तो ये जो साइलेंसर है वो साइलेंस करेगा। साइलेंस मतलब समझते हो, साइलेंस मतलब आवाज को कम करना, शांत करना। तो जैसे अब बाइक में तुम्हारा साइलेंसर खराब हो जाएगा तो बड़ा 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 इस टाइप करना, आवाज करना होता है, करने लगता है, तो हम बोलते हैं अरे इसका साइलेंसर खराब है। तो ये तुम्हारा एक आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो भाई अब ध्वनि प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, तो ध्वनि का जो स्रोत है उसमें कम ध्वनि बजा करके ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। यह एक साइलेंसर की बात कर रहा है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। जैसे अब डीजे बजाने लोगों के मान लो कि अपने मोहल्ले में, तो भाई ध्वनि प्रदूषण तो होगा ही। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए।
स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए, टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। तो ये सब चीजें तुम कर सकते हो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तुमको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, यदि तुम कंपटीशन के बच्चे हो तो क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के निम्न में से कौन उपाय हैं। उसमें से एक लिख देगा कि भवनों के आसपास पेड़ लगाना चाहिए। ये तुमने पढ़ नहीं रखा है तो तुम बोलोगे यार ये गलत चीज लिखा हुआ है, और तुम इस ऑप्शन को हटा दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये सारे जो लाइंस हैं भी आई हैं एनसीईआरटी के। यदि यहीं पे 4 ऑप्शन बना दिया है तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ध्वनि प्रदूषण को पेड़ पौधे से कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है जिससे कि ध्वनि आवासों तक ना पहुंच पाए। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा श्रवण क्षति। क्या बोल रहा है, पूर्णतया श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। यानी कि यदि कोई बहरा है तो वो कैसा होता है, वह जन्म से ही बहरा होता है। जैसे कई लोगों को तुमने देखा होगा कि बहरा होता है, लेकिन आंशिक असक्तता डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। लेकिन तुम देखोगे कि कभी कभी कान में सुनने की जो क्षमता है वह भी धीरे धीरे घटता है। एक तो यह है कि उम्र के साथ धीरे धीरे घटता है। देखो कि जो बुजुर्ग होते हैं उनमें सुनने की शक्ति थोड़ी कम होती है, या फिर कई कारणों से भी ये श्रवण शक्ति कम हो जाती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा, संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि जो बच्चे बचपन से ही बहरे हैं तो वो बच्चे बोल पाएंगे क्या, कभी नहीं बोल पाएंगे। जो सुन नहीं पाएगा वो बोल कैसे पाएगा, क्योंकि तुम बोल कैसे पा रहे हो, क्योंकि तुम सुनते हो शब्दों को, वही शब्द तुम सीखते हो और फिर बोलते हो। यानी कि जो बच्चे बहरे होते हैं वे गूंगे भी होंगे, तो उनके लिए स्पेशल इंगित भाषा, संकेत भाषा का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन यहां बन रहा है क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है, इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। मतलब जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी हो जाएंगे 100%। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधार करने के संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्त के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत सारे चीजों को कर रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बता रहा है। अब जिसके कान में कुछ कम सुनाई पड़ता है उसके लिए आजकल नए नए यहाँ पर मशीनें आ गई हैं जिसके द्वारा फिर कम ध्वनि को एम्पलीफाई किया जाता है, या फिर बोले उसको बढ़ा करके वहाँ पर उसको सुनाया जाता है, जिससे कि वह ध्वनि को साफ साफ सुन पाता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियोस, सभी वीडियोस मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें लिंक जाकर के देख लो, उसमें बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे और PDF भी तुमको मिलेगा जिसे तुम ले सकते हो। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।